तो मोलारिटी में अपन लिख रहे देखो दैट इज ना मोलारिटी में वी हैव सीन दैट कि अगर कोई मिक्सचर है तो हाउ टू कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ द मिक्सचर। वैसे तो मैं मोलारिटी के बारे में मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे कि मोलारिटी में वी राइट दैट कि भाई अगर ये गिवन है दैट इज मोलारिटी इज इक्वल टू दैट इज वेट इन ग्राम्स डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट लिखते हैं अपन मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइड बाय वॉल्यूम इन एमएल। तो मॉलिक्यूलर वेट 1000 तो कांस्टेंट है। तो मैंने आपको बताया था अगर ये दोनों गिवन है तो ये पूछा होगा, ये दोनों गिवन है, ये और ये गिवन है तो ये पूछा होगा। लाइक दैट वी नो दैट द कॉम्बिनेशन। दूसरा एक बात अपन को पता था जो अपन ने लिखा हुआ था मोलारिटी के केस में दैट इज ऑन डाइल्यूशन, है ना। डाइल्यूशन से नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मिलीमोल्स डजंट चेंज। नंबर ऑफ मोल्स and number of millimoles doesn't change, है ना। and number of millimoles, जो number of millimoles हमने पढ़ा था that doesn't change। they remain constant। बट अगर हम सोल्यूशन को डिवाइड करते हैं तो फिर नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो जाएगा। बट when solution is separated in different vessel, है ना, when solution is divided into different vessels ठीक है vessel, then we know that उस केस में moles changes, then they changes। तो अपन ऐसे बता सकते हैं। अब अपन चेक करेंगे दैट इज अपन ने लिखा कि भाई इन दैट केस दे मे चेंज, ठीक है ना। तो विल राइट दैट कि भाई ठीक है अगर वो चेंज होंगे तो लेट अस चेक हाउ दे विल चेंज और अपन क्या कैलकुलेशन करेंगे। तो अभी अपन फिर एप्लीकेशन पढ़ते हैं, दूसरा एप्लीकेशन आज फिर पढ़ते हैं। कल हमने पढ़ा हुआ था कि अगर किसी सोल्यूशन को अपन डाइल्यूट करेंगे, पहले ही एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं थोड़ा अपन। तो अगर हम किसी सोल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे राइट, तो व्हाट विल बी द चेंज इन द मोलारिटी। तो अपन ने लिखा था, देखो आपने लिखा ना मिलीमोल्स तो चेंज नहीं होते, तो अपन ने क्या लिखा था मिलीमोल्स दैट इज m1 v1, ये था अपना बिफोर डाइल्यूशन, है ना, डाइल्यूशन। और एक था m2 v2 आफ्टर डाइल्यूशन। मतलब मोलारिटी और वॉल्यूम अपन कैलकुलेट करेंगे आफ्टर डाइल्यूशन, है ना। तो मैंने आपसे कहा कि भाई सपोज करते हैं कि अपने पास गिवन है कि मैंने एक सोल्यूशन ले लिया और उस सोल्यूशन को बनाया, ऐसे वाटर ले लिया और मुझे गिवन है 200 ml ऑफ वाटर, और मैंने इसको मैं कहा कि 200 ml ऑफ वाटर में सपोज करते हैं 0.1 मोलर का ऑफ NaOH गिवन है इन 200 ml ऑफ सोल्यूशन लिखा हुआ। तो अपन को क्या गिवन है 0.1 मोलर ऑफ NaOH गिवन है अपन को, और वो लिखा हुआ है किसमें 200 ml सोल्यूशन है अपने पास 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन का NaOH का, ठीक है, वो अपने पास गिवन है। तो अपन क्या करेंगे कि ठीक है भाई अगर हमारे पास ये गिवन है और इसमें अगर वाटर ऐड करोगे आप, सपोज मैंने इसको वाटर ऐड किया, तो अगर मैं इसमें वाटर ऐड करूंगा तो सपोज मैंने आपसे कहा कि भाई मैंने ना इसमें 80 ml वाटर डाल दिया, 80 ml वाटर डालूंगा तो बताओ कितना कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा इसका। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई वाटर ऐड करने के पहले बिफोर डाइल्यूशन व्हाट इज द मोलारिटी 0.1, व्हाट इज द वॉल्यूम 200, आफ्टर डाइल्यूशन ये मिलीमोल्स हो जाएगा बिकॉज मिलीमोल्स आपने लिखा ना नंबर ऑफ मिलीमोल डजंट चेंज ऑन डाइल्यूशन। तो अपन क्या लिखेंगे विल राइट दैट इज अब हमें क्या करना है, हमने कितना वाटर ऐड किया
तो मोलारिटी M2 तो कैलकुलेट करना है। तो कितना वाटर ऐड किया 80 ml। तो अभी टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो गया 200 प्लस 80 ml। तो 280 हो गया। तो M2 कैलकुलेट करके बता देंगे कि व्हाट शुड बी द कंसंट्रेशन। ठीक है भाई। तो 0.1 इंटू 200 लिख लेते हैं और M2 डिवाइडेड बाई 280 कर देते हैं। तो 280 करेंगे, यू नो दैट हाउ टू कैलकुलेट नाउ। तो ये 2 बाय कितना आ जाएगा 28, मतलब 1 बाय 14 आ गया। ये लो भाई आपका मोलारिटी का वैल्यू आ एवरीबॉडी का। तो अपन मोलारिटी कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि बिफोर डाइल्यूशन और आफ्टर डाइल्यूशन का क्या मतलब है। अब मैं भी पॉसिबल अपन से दिया जाए कि भाई देखो आपके पास जैसे गिवन है, सपोज मैंने आपसे कहा कि अब एक तो अपन ने ये कैलकुलेट कर लिया इसके लिए। अब मैं एक एग्जांपल की फॉर्म में लिख लेता हूँ। ठीक है, मुझसे कहा गया कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट मस्ट बी एडेड। ठीक है, दैट मस्ट बी एडेड टू द 80 ml of 0.2 molar H2SO4 so that its concentration becomes सपोज करते हैं अपन को ऐसे गिवन है concentration given it is 0.05 मोल। तो अब अपन क्या करेंगे, अब कहेंगे मुझे M1 गिवन है, V1 गिवन है, M2 बनाना है। तो आपने वॉल्यूम पूछा है, लिखा ना कितना वॉल्यूम ऐड करेंगे वाटर का। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, लिखेंगे आंसर मिलीमोल्स बिफोर डाइल्यूशन, है ना। बिफोर डाइल्यूशन क्या क्या था मेरे पास, एंड द मिलीमोल्स आफ्टर डाइल्यूशन। तो अब इनको पता है मिलीमोल्स क्या होता है, मिलीमोल्स क्या होता है M1 M into V is मिलीमोल्स। तो M1 V1 will be equal to M2 V2 कर देते हैं। तो M1 कितना गिवन है मुझे 0.2 और V1 कितना गिवन है मुझे, दैट इज 8, ये गिवन है। तो अपन क्या करेंगे, इसको ऐसे कर देते हैं भाई, एंड दैट शुड बी इक्वल टू हाउ मच, आपको कितना बनाना है 0.05, तो मल्टीप्लाई बाय V2। तो अपन क्या करेंगे 0.2 into this that will be 16 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा अपने पास 0.05। तो अपन इसको V2 कर लेते हैं। अब V2 को अपन क्या लिख लेते हैं, दैट इज V2 विल बी इक्वल टू, इसको अपन क्या कर लेते हैं 16/5 इंटू 100 कर देते हैं, एंड दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच। तो अपन इसको कैंसिल करके तो अपन कितना लिख लेते हैं इसको, दैट इज इसको कैंसिल कर लेते हैं। तो 3 पॉइंट कितना आएगा अपने पास, दैट विल बी 2 इंटू 100, सो दैट विल बी इक्वल टू 320 ml। हो गया ना 320 ml। अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे टोटल वॉल्यूम, अगर आपको इसका कंसंट्रेशन इतना चाहिए तो टोटल वॉल्यूम कितना होना जाना चाहिए सॉल्यूशन का 320 हो जाना चाहिए ना। बट अपन कहेंगे पहले से 80 ml तो पानी पहले से था उसमें, हमने कितना ml ऐड किया होगा, क्योंकि जब हम इस कंसंट्रेशन को जो 80 ml में प्रेजेंट है, अगर इस कंसंट्रेशन को जो 80 ml में प्रेजेंट है अगर ये बनाना चाहते हैं तो टोटल वॉल्यूम कितना होना चाहिए, पता है ना अपन को। तो टोटल वॉल्यूम कितना होना चाहिए, वी गॉट इट। अगर टोटल वॉल्यूम यहां से ये होना चाहिए, टोटल वॉल्यूम ये होना चाहिए, तो एक्स्ट्रा वाटर कितना ऐड किया अपन ने, तो अपन कहते हैं भाई बता देते हैं भाई एक्स्ट्रा वाटर कितना ऐड किया। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड H2O रिक्वायर्ड। तो अपन कहेंगे कितना, तो अपन कहेंगे आप 320 से माइनस कर दो 80, तो अपन को पता चल जाएगा कितना वाटर आपका रिक्वायर्ड था। तो 240 ml ऑफ वाटर इज एडेड। अगर हम 0.2 मोलर का जो 80 ml मुझे गिवन है H2SO4,
अगर उसमें 240 ml वाटर ऐड कर देंगे तो we'll get the concentration of 0.0, right? We'll get 0.05. So that is how we can write. Got it now? So we can select this. ठीक है ना? Now we can write that. Next we can say, भाई अगर हमें एक तो अपन को ऐसी क्वेश्चन मिल सकते हैं कि भाई आप वॉल्यूम बता दो कितना वाटर ऐड करें सो दैट मोलैरिटी कितना चेंज हो गया, या फिर हमें मिल सकता है कि भाई कितना वॉल्यूम उसमें, ठीक है ना? ये वाला इस पार्ट का था, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। अब मैंने आपसे मतलब इसको थोड़ा सा और अच्छे से पूछ सकते हैं वो, और उसमें कुछ बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपन को थोड़ा और अच्छे से कैसे वो कहेंगे कि भाई देखो एक दूसरा एग्जाम्पल रहता है। अपन से कहा गया कि 2 ग्राम ऑफ NaOH is added to 30 ml of water, और वी कैन राइट दैट, थोड़ा सा कैलकुलेशन ठीक कर लेते हैं, तो अपन इसको ना ऐसे कर लेते हैं 200 ml, ठीक है ना, ऑफ वाटर। थोड़ा मोलैरिटी वगैरह जो आएगा वो थोड़ा सा अच्छा वैल्यू आ जाएगा ऑफ वाटर, ठीक है। 200 ml ऑफ अपने पास वाटर आ गया। कैलकुलेट द concentration of NaOH if 300 ml of water is further added in it, है ना? 300 ml of water is further added in it. तो अपन क्या करेंगे अब इसमें कैलकुलेशन के लिए? अपन करेंगे, अच्छा ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, देखो भाई इसके आंसर लिखते हैं अपन। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH, NaOH हमें गिवन है, सपोज करते हैं क्वेश्चन में गिवन है 40 ग्राम, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है। अब अपन क्या करेंगे, वेट इन ग्राम कैलकुलेट करते हैं। वेट इन ग्राम ऑफ NaOH, ऑफ NaOH ले लेते हैं भाई, कितना गिवन है अपन को, 2 ग्राम गिवन। अब एक बार देखो आप, मुझे पहले 2 ग्राम गिवन था 200 ml, मतलब ये 2 ग्राम ये तो कांस्टेंट है, और मुझे वॉल्यूम कितना गिवन था शुरू में 200 ml, राइट। अपन कहेंगे जब आप उसमें 300 ml और वाटर ऐड करोगे, वाटर को 300 ml और ऐड किया, तो अपन कहेंगे भाई एक बात बताओ इसमें क्या चेंज आएगा, तो अपन कहेंगे अच्छा ये तो नंबर ऑफ मोल्स है, और वॉल्यूम को चेंज करने से नंबर ऑफ मोल्स में चेंज तो नहीं आता। तो फिर अपन कहेंगे जब ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये कांस्टेंट है, और आपने पूछा है कि भाई 300 ml ऐड करने के बाद क्या कॉन्सेंट्रेशन होगा, तो मैं 200 ml को कैलकुलेट क्यों करूंगा, मैं सीधा 500 में ही कर देता हूं। फिर टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम टोटल कितना हो जाएगा 200 प्लस 300, तो मैं 200 में कैलकुलेट ही क्यों करूंगा, सीधा 300 ml का ऐड करने के बाद जो 500 ml आएगा उसी में कैलकुलेशन करता हूँ। तो अपन क्या करेंगे, मोलैरिटी विल बी इक्वल टू 2/40, ये तो कभी चेंज नहीं होता डाइल्यूशन से, मल्टीप्लाई बाय 1000। अब आप ये बता दो कि आपको 200 ml में चाहिए, तो मोलैरिटी कैलकुलेट कर देता हूं, और उसमें 300 ml वाटर और ऐड करोगे तो ये हो जाएगा मोलैरिटी। तो आपने पूछा क्या था क्वेश्चन में, concentration of NaOH when 300 ml of water is further added, ठीक है, तो 500 में ही कैलकुलेट करके बता देता हूँ ना। अगर आप ये पूछते कि 200 ml का मोलैरिटी भी बताओ, तो दोनों कैलकुलेट कर देता। अभी अपन क्या करें, सीधा कैलकुलेट कर देता है। सो 2/40 मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइड बाय अपने पास कितना आ गया 500, तो अपने पास ये कैंसिल किया, 4 आ गया, 4/40 आया, 1/10 आया, 0.1 अपना मोलैरिटी आ गया, ये अपने पास मोलैरिटी है। बताओ एवरीबॉडी गॉट इट राइट ना, किसी को डाउट नहीं?
सो भी कर देना। ठीक है ना, सबका समझ में आया ना कैसे करना है अपन को। तो इस टाइप के अपन से क्वेश्चन पूछेंगे इन मोलारिटी वाला पार्ट। तो ये तो अपना एप्लीकेशन 1 था जो अपन ने कल पढ़ा था, लेकिन अपन ने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था। तो किस टाइप से मोलारिटी में डाइल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो अपन बता सकते हैं। अब अपन को मोलारिटी के फॉर्मूले की जरूरत तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब तो याद भी हो गया अपन को कि मोलारिटी में डाइल्यूशन से क्या होता है वो सब अपन को याद हो गया। अब अपन क्या करते हैं, अब थोड़ा सा कंसेप्ट और बढ़ाते हैं इसमें, है ना, कि भाई इसमें और किस टाइप से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैं दूसरा कंसेप्ट लिखूंगा, दैट इज फॉर मोलारिटी फॉर मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन। मोलारिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन फॉर मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो भाई, जब आप मोलारिटी फॉर मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहे हो ना, तो आप ऐसे कर रहे हो। मान लेते हैं, पहले एक एग्जांपल लेते हैं कि आप पढ़ने के वाले हैं। तो अपन कहेंगे मेरे पास ना एक ऐसे गिवन है, मेरे पास यहाँ पर सपोज करते हैं 100 ml वाटर ऑफ H2 है, वाटर ले रखा है, और यहाँ पर मैंने एक और दूसरा 100 ml वाटर ले रखा है, दूसरा वेसल ऑफ H2, ठीक है। अपन क्या करेंगे, इस वाटर में 10 ग्राम शुगर डालते हैं, ठीक है, तो पता है कि मीठा होगा। इसमें मैंने 20 ग्राम शुगर डाला। तो अपन को ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे कि बताओ दोनों में से किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है। वो तो मुझे पता है भाई, दोनों का वॉल्यूम सेम है, उसमें आपने इसके कंपैरिजन में डबल शुगर डाला, तो उसका कंसंट्रेशन इसके कंपैरिजन में डबल होगा, इसका कंसंट्रेशन इसके कंपैरिजन में डबल होगा, ठीक है। अपन कहेंगे इसका कंसंट्रेशन इसके कंपैरिजन में डबल होगा अगर मैं इन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स कर दूं। तो अगर मेरा मतलब मैं अपन कहेंगे कि भाई मेरे वाले ग्लास में कम कंसंट्रेशन था और आपके ग्लास में ज्यादा कंसंट्रेशन था, जब अपन दोनों ने अपने अपने ग्लास को एक वेसल में मिक्स कर दिया तो अपन क्या होगा, मेरा तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा क्योंकि मेरा कंसंट्रेशन कम था, लेकिन तुम्हारे ग्लास का कंसंट्रेशन कम होने वाला है। मतलब तुम्हारा वाला जो सोल्यूशन था ना, उसका कंसंट्रेशन कम होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें इसका वाटर भी कॉमन हो जाएगा और उसका वाटर इसमें कॉमन हो जाएगा। डाइल्यूशन तो दोनों का हुआ, क्योंकि उसका 100 ml इसमें आ जाएगा तो इसका डाइल्यूशन हुआ, इसका 100 उसमें चला गया तो उसका डाइल्यूशन हुआ, लेकिन शुगर भी तो चेंज हो रहा है ना, क्योंकि इसमें आपने शुगर ऐड किया था 20 और इसमें 10। तो अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई, अगर दो सोल्यूशन को मिक्स करोगे तो जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है उसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, जिसका कंसंट्रेशन कम होता है उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। और अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे जो एक वेसल में अपन ने लिखा ये 200 ml ऑफ वाटर होगा, तो टोटल शुगर कितना हो जाएगा 30 ग्राम। तो इसका मोलारिटी कैलकुलेट कर दूंगा कि भाई अगर टोटल शुगर 30 ग्राम है, राइट ना, इन दिस 200 ml ऑफ वाटर, तो अपन कहेंगे इसमें कैलकुलेट कर देंगे। लेकिन हमें तो मोलारिटी से कैलकुलेट करना है, अपन कहेंगे मोलारिटी से कैलकुलेट कर लो। कैसे? इसके मिलीमोल्स ले लो M1V1, इसके मिलीमोल्स ले लो M2V2, और डाइल्यूशन से मिलीमोल्स चेंज नहीं होते, लेकिन दोनों के मिलीमोल्स को ऐड तो कर दिया ना आपने। हाँ तो ठीक है, आप ऐड कर दो भाई, इसके मिलीमोल्स इसमें ऐड कर लो। तो अपन कहेंगे ठीक है, इसका मतलब ये हुआ मोलारिटी फॉर द मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें जो मिलीमोल्स है अपन उसको M3V3 लिख लेंगे, मतलब M3 मोलारिटी ऑफ द मिक्सचर, V इज द टोटल वॉल्यूम, कितना 200 ml हो जाएगा। तो मोलारिटी ऑफ द मिक्सचर कैसे कैलकुलेट करें अपन? तो अपन कहेंगे भाई जितना सोल्यूशन आप मिक्स करोगे तो टोटल मिलीमोल्स ले लेते हैं, टोटल मिलीमोल्स इन सोल्यूशन।
तो मोलारिटी ऑफ द मिक्सचर अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो टोटल मिलीमोल्स प्रेजेंट होंगे इन द सोल्यूशन उससे बता देंगे अपन टोटल मिलीमोल्स। तो टोटल मिलीमोल्स कैसे बताएंगे अपन? तो बता देंगे भाई इन दोनों का सम करके इसमें इक्वेट कर दो। तो अपन क्या करें? अपन कहेंगे मोलारिटी ऑफ द मिक्सचर, वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर, या दोनों के मिलीमोल्स पहले ऐड कर देते हैं, प्लस M2V2 कर लेते हैं, इज इक्वल टू M3V3 हो जाएगा। ये यूज कर लो, दैट इज द मोलारिटी ऑफ द मिक्सचर M3V3। तो चलो चेक करके देखते हैं कि आपने कहा कि भाई एक के मिलीमोल्स दूसरा का मिलीमोल्स दोनों को सम करके इक्वेट कर दो आप थर्ड के मिलीमोल्स। ठीक है, अब इसमें और कोई तरीका हो सकता है तो बल्कि और भी तरीके हो सकते हैं। आप ये अज्यूम कर लो जैसे मुझे M3 कैलकुलेट करना है, ये तो कैलकुलेट करना है ना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन। तो मैं क्या करूंगा? मैं पता दूसरा मेथड क्या कर सकता हूं। इसमें मेरा ये शुगर सोल्यूशन था, तुम्हारा ये शुगर सोल्यूशन था, तो मैं कहूंगा अगर तुम्हारा 100 ml पानी मेरे वाले शुगर सोल्यूशन में आ जाए तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाए? मैं अलग कैलकुलेट कर लूंगा इसका कॉन्सेंट्रेशन। कैसे? आपने बताया था ना कि अगर किसी सोल्यूशन में पानी डाल दे तो कैसे उसका कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करते थे। अभी यही तो कैलकुलेट करवाया आपने इससे पहले। तो अगर इसमें 100 ml वाटर आ जाए तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, और बिल्कुल वैसे अगर इसमें 100 ml आ जाए तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा। और दोनों के जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आएंगे ना, 100 इसमें ऐड करने से इसका कॉन्सेंट्रेशन, 100 इसमें ऐड करने से इसका कॉन्सेंट्रेशन, तो दोनों के कॉन्सेंट्रेशन जो आएंगे ना उनको सम करके मैं बता दूंगा कि M3 कितना होगा। दैट विल बी M3। वैसे भी कर सकते, लेकिन हमें एक बात पता चल गया कि अगर मेरा सोल्यूशन कम कॉन्सेंट्रेटेड था, तुम्हारा सोल्यूशन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड था, दोनों को अगर मिक्स करूंगा तो जो कॉन्सेंट्रेशन आएगा वो दोनों के इन बिटवीन आएगा। मतलब मेरे कॉन्सेंट्रेशन, जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, मेरा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने वाला है और तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन कम होने वाला है। मतलब जो M3 का वैल्यू है वो M1 और M2 के बीच में, या उनके M1 टू M2 बीच में कहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम। चलो अपन एक क्वेश्चन लेकर देखते हैं, और उस क्वेश्चन में अपन देखते हैं कि अपन कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अगर हम दो या उससे ज्यादा सॉल्यूशंस को मिक्स करेंगे। अपन और भी सॉल्यूशंस को मिक्स कर सकते हैं, हमें क्या फर्क पड़ेगा। तो चलो देखते हैं। एंड वन मोर थिंग वी नो दैट है, अगर मान लो मैंने आपसे कहा कि इसको पढ़ने के पहले मैं एक पार्ट ऐसे कर लेता हूं। मान लो मेरे पास गिवन है H2SO4, ये पहले भी बता चुका हूं, और मुझे इसका H2SO4 का ना मुझे गिवन था कि भाई 20 ml ऑफ 0.1 मोलर ऑफ H2SO, ऐसे गिवन था अपन। तो आप लिख सकते हो ना मिलीमोल्स ऑफ H2SO, H2SO। तो अपन कहेंगे मिलीमोल तो होता है, क्या होता है मिलीमोल्स? मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। तो अपन लिखेंगे M इनटू V कर लो। मोलारिटी कितना है? 0.1। वॉल्यूम कितना है? 20। तो कितने मिलीमोल्स हो गए? 0.2 मिलीमोल्स। हो गया ना 2 मिलीमोल्स। अपन कहेंगे ठीक है मिलीमोल्स 2 हो गया मेरे पास। अब अगर मेरे पास इसके 2 मिलीमोल्स है तो मुझे पता है कि इसके मेरे पास 2 मिलीमोल्स है इसके, तो मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं मिलीमोल ऑफ H एटम कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 दैट इज 4। ये तो आप पहले ही बता चुके हैं, बस पहले आपने मोल्स से बताया था कि अगर इसके 0.2 मोल्स हैं तो हाइड्रोजन के कितने मोल्स होंगे। भाई जिस मॉलिक्यूल के जितने मोल्स होते हैं उसमें जो एटम प्रेजेंट होता है ना, उस एटम के नंबर के हिसाब से मिलीमोल्स बता देते हैं उसके। भाई इस पूरे मॉलिक्यूल के मिलीमोल्स 2 थे, राइट ना? तो हाइड्रोजन एटम के कितने मिलीमोल्स हो जाएंगे? भाई एक मॉलिक्यूल में
दो हाइड्रोजन एटम, तो जितने मॉलिक्यूल के हैं डबल कर दो हाइड्रोजन एटम के। सल्फर के उतने ही होंगे, एक ही सल्फर एटम है ना, तो सल्फर के 2 मिलीमोल्स हो गए। तो मिलीमोल्स ऑफ सल्फर कितना हो जाएगा अपने पास, ऑफ सल्फर एटम कितना हो जाएगा, तो अपन कहेंगे भाई ये तो 2 into 1 हो गया, दैट इज इक्वल टू 2। और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, तो अपन कहेंगे ऑक्सीजन के ले लो मिलीमोल्स ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज इक्वल टू 2 into 4, दैट इज 8 हो जाएगा मिलीमोल्स। तो ये तो आप पहले बता चुके हो मुझे, और अगर आप मिलीमोल्स लिखना चाहो तो बता सकते हैं क्या होगा। वन मोर थिंग आई कैन से, देखो मोलारिटी मतलब कंसंट्रेशन। अगर मुझे H2SO4 कितना है, ठीक है, और उसका कंसंट्रेशन मुझे गिवन है 0.1 मोलर, आप उसको कैपिटल M लिखो या मोलारिटी लिखो, पूरा एक ही बात है, या मोलर लिख दो आप, एक ही बात है। तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको ऐसा करूंगा, भाई देखो मेरे पास H2SO4 गिवन है, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, मान लो H2SO4 गिवन है मुझे, तो इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H एटम, तो अपन कहेंगे भाई अगर ये ब्रेक होता है तो जितना कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 का होगा, तो ये H प्लस एन की कॉन्सेंट्रेशन कितने होंगे उसमें, तो अपन कहेंगे भाई एक H2SO4 दो H प्लस एन दे सकता है। तो अगर दो H प्लस एन दे सकता है तो अपन क्या करेंगे, इसके कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन एटम कितने हो जाएंगे, तो 2 into 0.1 हो जाएगा, तो हाइड्रोजन एटम का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, 0.2 मोलर हो जाएगा। भाई एक H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन ये है, अगर ये H2SO4 H प्लस एन दे सकता है, जिससे अपन को पता है, तो भाई अपन इसमें ना सभी एटम को अलग अलग तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर वाटर में डिसॉल्व करें तो अपन को ट्वाइस ऑफ H प्लस आइन प्लस सल्फेट आइन बनता है, अपन सबको पता है। भाई आई डोंट थिंक कि किसी को पता नहीं होगा कि H2SO4 को अगर डिसोसिएट करेंगे आइंस में, तो 2 प्रोटॉन देगा और एक सल्फेट आइन देगा। कोई अननोन एसिड होगा तो मैं बताऊंगा, थोड़ा सा आइडिया दूंगा कि एसिड्स कैसे, कौन सा एसिड कितने H प्लस आइन देगा, ठीक है। तो H2SO4 इज अ डाइप्रोटिक एसिड, डाइप्रोटिक का मतलब जो 2 प्रोटॉन देता है, मोनोप्रोटिक मतलब जो एक ही प्रोटॉन देता है, जैसे HCl हो गया, HCl इज मोनोप्रोटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड इज मोनोप्रोटिक, वो एक ही H प्लस आइन देता है। तो अगर कोई 3 प्रोटॉन देगा तो अपन उसको ट्राइप्रोटिक बोलेंगे, जैसे H3PO4, इट इज अ ट्राइप्रोटिक एसिड, ठीक है। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, अब अपन इसमें H प्लस आइन, तो जैसे H प्लस आइन लिखा तो मैं सल्फर नहीं लिख सकता ऐसे, सल्फर का आयन का कॉन्सेंट्रेशन, तो अपन कहेंगे आप लिख सकते हो, लेकिन जब वाटर में ऐड करते हैं तो ये डिसोसिएट कैसे होता है, H प्लस आइन और सल्फेट आइन। कभी भी कोई मॉलिक्यूल ऐसे थोड़ी होता है इंडिविजुअल एटम सारे ही एटम में डिसोसिएट हो जाएगा, राइट ना, भाई इंडिविजुअल एटम में थोड़ी डिसोसिएट होता है सारा। अपन ने ऐसे लिखा, मैंने लिखा आपसे पोटेशियम नाइट्रेट, तो अपन ऐसे थोड़ी कहेंगे जब इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो पोटेशियम पॉजिटिव मिल जाएगा, सोडियम नाइट्रोजन -3 मिल जाएगा, ऑक्सीजन -2 मिल जाएगा, 3 ऑक्सीजन -2, ऐसे थोड़ी ब्रेक होता है, वरना तो फिर कोई एटम ही एग्जिस्ट नहीं करता, सारे आयंस में कन्वर्ट हो जाते, फिर मॉलिक्यूलर आयंस तो होते ही नहीं। तो अपन कहते हैं नहीं नहीं ये ऐसे नहीं होता, ये ऐसे होता है, पोटेशियम आयन और नाइट्रेट आयन में डिसोसिएट होता है। मैं भी यही कह रहा हूँ कि भाई ऐसे नहीं होता, अपन को क्या बताना पड़ेगा कि भाई इसमें व्हाट इज पॉजिटिव H प्लस आइन का कितना कंसंट्रेशन होगा, तो सल्फेट आइन का कंसंट्रेशन कितना होगा, तो अपन कहेंगे जितना H2SO4 है उतना ही सल्फेट आइन का कंसंट्रेशन होगा। वो क्यों, क्योंकि एक H2SO4 में एक ही सल्फेट आइन आता है, तो जितना कंसंट्रेशन अपन जब इसको पानी में डालेंगे ना, तो अपन ऐसे बोल रहे हैं जब इसको ना मैंने पानी में डाला तो ये डिसोसिएट हुआ, इसमें डिसोसिएट हुआ, 2 H प्लस आइन होंगे और एक सल्फेट आइन होगा। अगर 2 H प्लस आइन आएंगे तो क्या होगा, अच्छा जितना इसका कंसंट्रेशन था उसका डबल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा H प्लस आइन का, क्योंकि ये
जितना कॉन्सेंट्रेशन इसका था उससे डबल कॉन्सेंट्रेशन इसका H प्लस कर दिया मैंने। और अगर आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फेटाइन पूछोगे तो अपन कहेंगे अच्छा आपने सल्फेटाइन पूछा, तो सल्फेटाइन क्या हो जाएगा, अभी अपन एटम की जगह क्या लिखेंगे, आइंस लिखेंगे, क्योंकि आप आइंस की बात कर रहे हैं। तो अपन कहेंगे देखो भाई एक H2SO4 में तो एक ही सल्फेट होता है, तो अपन कहेंगे 1 × 0.1 कर लो आप, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा 0.1 होगा। तो अपन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आइंस भी बता सकते हैं, ये मिलीमोल्स है, वो कॉन्सेंट्रेशन है, दोनों में डिफरेंस है। मैंने आपको बताया था कि कॉन्सेंट्रेशन और मोल्स अलग अलग चीजें होती है। अगर कॉन्सेंट्रेशन को मोल्स में कन्वर्ट करना है आपको वॉल्यूम से डील करना पड़ेगा, आपको मोल्स को कन्वर्ट करना है कॉन्सेंट्रेशन में आपको वॉल्यूम से डील करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा किस वॉल्यूम में। वो क्यों, क्योंकि मोलारिटी का फॉर्मूला देख लो आप, मोलारिटी मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये मोलारिटी था। तो अगर मुझे कंसंट्रेशन को मोल्स में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय V डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा, मतलब मुझे वॉल्यूम से डील करना पड़ेगा। और अगर अपन को मोलारिटी को मोल्स में कन्वर्ट करना है तब भी आपको वॉल्यूम से डील करना पड़ेगा, और मोल्स को मोलारिटी में कन्वर्ट करना है तब भी आपको वॉल्यूम से डील करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अब अपन चेक करते हैं कि भाई मिक्सचर में एक एग्जांपल लेते हैं अपन मिक्सचर का और देखते हैं कैसे कैलकुलेशन करते हैं। और मोस्टली क्योंकि अपन आइंस से भी डील करेंगे तो अपन को पता होना चाहिए भाई, है ना, कि कौन कौन से जैसे। अच्छा, अगर कभी जैसे वर्ड यूज होते हैं भाई, मैंने आपको बताया व्हाट इज मोनोप्रोटिक, मतलब जो वन प्रोटॉन देते हैं, मोनोप्रोटिक, डाइप्रोटिक एसिड, मोनोप्रोटिक एसिड, ऐसे ट्राइप्रोटिक भी हो सकते हैं, ट्राइप्रोटिक एसिड ऐसे हो सकते हैं। तो मोनोप्रोटिक का मतलब क्या होता है, जैसे HCl हो गया, HNO3 हो गया, HBr हो गया, HF हो गया, मतलब जो एक ही प्रोटॉन देता हो वही मोनोप्रोटिक है। एसिडिक एसिड हो गया, दिस इज एसिडिक एसिड। ये जिनमें ऑक्सीजन होते हैं ना, तो जनरली वही हाइड्रोजन रिप्लेस होता है जो ऑक्सीजन से अटैच है। तो इसमें ना जो हाइड्रोजन से अटैच था ना ऑक्सीजन, वही रिप्लेस होता है, क्योंकि एसिडिक एसिड इज लाइक दिस। ये जो हाइड्रोजन से अटैच्ड होते हैं कार्बन और C डबल बॉन्ड हो, थोड़ा सा कार्बोक्सिलिक एसिड का आइडिया आपको होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो इसमें ये वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच था, ये वाला हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन से अटैच है, कार्बन से अटैच है। तो अपन क्या करेंगे, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच्ड होते हैं जनरली वही रिप्लेस हो सकते हैं। तो इसलिए अपन को इसने मोनोप्रोटिक को लिखा है ऐसे। तो धीरे धीरे पता चलेगा अपन को, पढ़ेंगे तो। पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि भाई मोनोप्रोटिक से क्या समझे। अच्छा, ये एक ही प्रोटॉन देता है। डाइप्रोटिक का मतलब विच गिव्स टू प्रोटॉन्स है, तो विच गिव्स टू प्रोटॉन गिव्स 2H प्लस है, तो उसको अपन डाइप्रोटिक बोलते हैं। वो एक ही प्रोटॉन देता है तो मोनोप्रोटिक है। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, अपने पास H2SO4 तो भी आपने लिखा ही था, फिर H2CO3 हो गया, राइट, फिर अपन H2C2O4 हो गया, दिस इज कॉल्ड ऑक्सैलिक एसिड। जनरली ये तो अपन को पता होता है सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी अपन को पता होता है कार्बोनिक एसिड, ये ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है ना। तो अभी मैं बहुत सारे एसिड नहीं लिखने वाला, मैं वही लिखूंगा जो अपन से पूछा जाएगा। H3PO3 इज डाइप्रोटिक एसिड, लेकिन अगर मुझे ऐसे गिवन है H3PO2, तो H3PO2 इज अ मोनोप्रोटिक एसिड, वो एक ही प्रोटॉन देता है। लेकिन अगर H3PO3 है तो दो प्रोटॉन दे सकता है, और अगर H3PO4 है तो वो तीन प्रोटॉन दे सकता है, H3PO4, दैट इज। तो आप एक बात देख रहे होंगे कि यहाँ पर ऑक्सीजन का नंबर कम हो रहा है, यहाँ पर यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, या 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर ऑल 3 हाइड्रोजन एटम्स आर अटैच्ड टू द ऑक्सीजन एटम,
only two hydrogen atoms are attached to the oxygen atom. Only one hydrogen atom is attached to the oxygen atom. So that was the reason there. तो कभी हमें ऐसे भी हो सकता है, मुझे कैसे पता चलेगा कि कितने, मुझे तो 3 हाइड्रोजन सभी में दिख रहे हैं, मैं तो सभी को दे दूंगा। तो अपन ने बताया तो है कि भाई अपन को ना एक आइडिया होना चाहिए, जैसे यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन दिख रहे थे, तो ये क्या 4 हाइड्रोजन तो दे देगा? तो डिपेंड करेगा भाई कितने हाइड्रोजन ऑप्शन है। तो फिर ठीक है, दैट इज अ, मतलब अपन कहेंगे कि ये तो चलो चलेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड है तो मुझे पता है कि ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं ऑर्गेनिक में, तो हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन से हाइड्रोजन अटैच होते हैं, लेकिन इसमें मुझे कैसे पता चलेगा? ये तो सबके सब इनऑर्गेनिक है। तो आगे अपन ना स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, उन स्ट्रक्चर्स में अपन को काफी कुछ आइडिया मिल जाएगा। अभी अपन को आइडिया नहीं होगा, लेकिन बाद में अपन को मिल जाएगा कि भाई इसका स्ट्रक्चर कैसे है, इसका स्ट्रक्चर कैसे है। वो स्ट्रक्चर जब अपन पढ़ेंगे ना, तो अपन को पता चल जाएगा कि कितने हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से अटैच्ड है, वो उस टाइप से अपन को पता चलेगा। बट अभी के लिए अपन इसमें थोड़ा सा प्रिकॉशन रख लेंगे। एक तो ये ट्राइप्रोटिक, एक ऑक्सीजन कम हो गया तो डाइप्रोटिक, दो ऑक्सीजन कम हो गया तो मोनोप्रोटिक। तो यही थोड़ा एक एक्सेप्शन टाइप बताया मैंने। तो चलो अभी अपन इसको इसी को याद रख लेंगे कि ठीक है, अभी मैं अज्यूम कर लेता हूँ क्योंकि आपने बताया है, लेकिन बाद में आप बताओगे कि मैं स्ट्रक्चर देख के किसी भी अननोन कंपाउंड का कैसे बता सकता हूँ कितने प्रोटॉन देगा। ठीक है ना? डाइप्रोटिक एसिड में अभी थोड़ा इतना ही लिखते हैं अपन, लेकिन मैं हो सकता है मैं बाद में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि चलो भाई 10 डाइप्रोटिक एसिड बताओ, बाद में एसिड बेस पढ़ेंगे तो उसमें डाइप्रोटिक एसिड में पूछूंगा भाई 10 डाइप्रोटिक बताओ, आप बताएंगे। 5 ट्राइप्रोटिक बताओ आप, तो बताऊंगा मैं। बट यू गॉट एन आइडिया व्हाट इज दैट डाइप्रोटिक एसिड। ठीक है ना? चलो अब अपन वापस आते हैं, क्योंकि मुझे जो मतलब आपको बताना था कि भाई कैसे अपन बताएंगे चीजों को, मतलब कि अगर ये डाइप्रोटिक ट्राइप्रोटिक इस टाइप से कोई नाम यूज होता है तो हमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलो अब देखते हैं। अब एक ना अपन एक्सपेरिमेंट टाइप करके देखते हैं, भाई हमें एक्सपेरिमेंटली क्यों करना है, जैसे अपन शुगर सोल्यूशन बनाते हैं वैसे कोई और सोल्यूशन बनाते हैं, क्योंकि शुगर के बारे में मुझे पता है। आपका मतलब सोल्यूशन था, मेरा सोल्यूशन डाइल्यूशन मतलब कंसंट्रेटेड कम था, आपके सोल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेटेड था। अगर अपन दोनों मिक्स करेंगे तो तुम्हारा सोल्यूशन का कंसंट्रेशन कम होगा, मेरे सोल्यूशन का कंसंट्रेशन तो बढ़ेगा। तो मेरा सोल्यूशन तो ज्यादा मीठा होने वाला है, तुम्हारा सोल्यूशन कम मीठा हो जाएगा। राइट? तो चलो देखते हैं। अब मान लो मैंने अपन एक एग्जांपल लेते हैं और अपन उस एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। मेरे पास एक सोल्यूशन है और अपन ने कहा कि मेरे पास यहाँ पर ना सपोज करते हैं अपन 30 ml ऑफ 0.2 मोलर HCl की बने। अब वो बड़े बड़े वॉल्यूम नहीं लेते हैं, हमें तो कंसेप्ट से मतलब है। भाई आप V1 का वैल्यू कुछ भी लिखो, हमें क्या फर्क पड़ता है? आप 300 लिखो या 3000 लिखो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो कॉन्सेंट्रेशन और मोलैरिटी चाहिए। तो मेरे पास एक बीकर में सोल्यूशन है, 30 ml का सोल्यूशन है HCl का। अब मैं क्या करता हूँ, एक दूसरा सोल्यूशन, मेरे पास एक दूसरा सोल्यूशन है इसमें। कैसे? तो अपन कहेंगे इसमें ना मेरे पास गिवन है दैट इज 50 ml ऑफ 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ HNO3। ये तो आप क्या पूछना चाह रहे हो, आप ही बता दो, हम अभी बता देते हैं आपको क्या करना है। तो मैंने कहा अगर मैं इन दोनों को मिक्स करूंगा, अगर मैं इन दोनों को मिक्स करूंगा तो बताओ सॉल्यूशन के मिक्सचर की, अगर मान लो मैंने इन दोनों को मिक्स किया ऐसे और इन दोनों को ऐड करके मैंने एक दूसरा सॉल्यूशन बना लिया, ये मिक्स कर लिया, तो इसमें मेरे पास क्या हो गया, इसमें मेरे पास HCl भी है और HNO3। तो फिर कहेंगे देखो भाई एक बात मुझे पता है, मिक्सिंग से इसका 50 ml इसमें मिल जाएगा, इसका 30 ml इसमें मिल जाएगा, दोनों का डाइल्यूशन होगा, मतलब इसका कंसंट्रेशन 0.1 से कम हो जाएगा और इसका कंसंट्रेशन 0.2 से कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें इसका 50 ml आ गया, उसमें इसका 30 ml चला गया। तो वॉल्यूम टोटल कितना हो गया, तो अपन कहेंगे भाई टोटल वॉल्यूम जो होगा वो 50 प्लस 30 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 80 ml आ गया अपने पास। अब अपन क्या कहेंगे, देखो भाई सीधी सीधी बात है,
इन दोनों को मिक्स करने से इनके मिलीमोल्स चेंज नहीं होने वाले, कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा। व्हाट इज सो? क्योंकि सॉल्यूशन को आपस में मिक्स करने से मिलीमोल्स चेंज नहीं होते, डाइल्यूशन होता है। दैट इज लाइक अ डाइल्यूशन ना। तो इसका मिलीमोल्स कितना होगा ले लेते हैं, इसका मिलीमोल्स कितना होगा ले लेते हैं, और इसमें टोटल मिलीमोल्स कितना होगा, दोनों का सम कर दो। आपने बताया तो था अभी कि भाई M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3। तो मैं क्या करूंगा, इसको M1 ले लेता हूं, V1 इसके मिलीमोल्स हो गए, M2V2 इसके मिलीमोल्स हो गए, और इक्वल टू कर देता हूं M of M total V total फॉर द सिमिलैरिटी ऑफ द मिक्सचर, या टोटल जो भी आपको लिखना है अपन लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर। तो चलो बता देते हैं भाई। मैं कहूंगा मेरे पास ये ना ऐसे आ गया, ये कितना गिवन था मोलारिटी 0.2 इंटू 30 प्लस ये हो गया मेरे पास 0.1 इंटू 50 इज इक्वल टू मोलारिटी ऑफ द मिक्सचर मुझे कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर इज 80 ml। लो भाई आंसर आ गया। तो अपन क्या लिखते हैं, देयरफॉर molarity of the mixture will be equal to, क्या लिखूं मैं, that is 0.2 into 36 plus 50 into 10 5 divide by 80, मतलब मेरे पास 11 by 80 आ गया। ये लो भाई molarity of the mixture आ गया। अब अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। एवरीबॉडी गॉट इट? ठीक है भाई, तो अपन सॉल्व करके बता देते हैं भाई कितना आ जाएगा। अपने पास कितना आ गया, अपन कहेंगे आप ले लो ऐसे 0.1 और लिख दिस। सो 0.1 मैंने जो पॉइंट लिखा तो 0 आया, 80 30 बच गया अपने पास। तो क्या करेंगे अपन, ऑलमोस्ट 0.13 मोलर, ये अपना आंसर आ गया। तो ये अपने पास आंसर आ गया। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अगर मान लो मेरे पास ऐसे क्या है, मैं इसको हटा देता हूँ 0.13 और थोड़ा सा और, मतलब नियरली इट इज 0.137 या 0.138 ऐसे आ जाएगा अपने पास। ठीक, अब आप देखो मैं क्या करूंगा, मैं कहता हूँ यार बच्चा एक बात बताओ कि ये आंसर मतलब ऑलमोस्ट 0.14 के आसपास आएगा, 0.138 ऐसे आ जाएगा, 7 या 8 आएगा ऐसे बोला, क्योंकि वहां पर अपने कैंसिल किया ना, तो अपने पास कितना आ रहा था 830 30 तो 4 राइट ना, 7 जा राइट द 3 और 3 लिखेंगे तो फिर अपन को 24 और 6, तो ठीक है 7 के आसपास, मतलब 6 7 के आसपास ऐसे आ जाएगा। 0.135 कर देता हूँ। अब मैं इसको इसलिए चेंज कर रहा था कि मैं आपको दूसरे मेथड से बताने वाला हूँ। वो कैसे, अच्छा देखो भाई, मेथड 2, मेथड 2 कैसे, तो अपन कहेंगे भाई देखो, ऑन मिक्सिंग मैं क्या करता, ऑन मिक्सिंग concentration of HCl, मैं ऐसे कर लेता, what is the concentration of HCl in final mixture, so concentration of HCl in final mixture, तो अपन कहते हैं HCl के लिए M1 V1 बिफोर डाइल्यूशन, मतलब बिफोर मिक्सिंग, और लिख लेते हैं एक बार कि भाई M into V आफ्टर मिक्सिंग। अब इसका M2V2 इसलिए नहीं लिख रहा कि तुम ये वाला M2V2 ना समझो, बिफोर क्या था मेरे पास, V कितना था 30, मिक्सिंग के बाद कितना HCl का मोलारिटी हो गया, जबकि वॉल्यूम कितना था मिक्सिंग के बाद 80, ये आ गया मेरे पास। तो M ऑफ HCl कितना आ गया मेरे पास, तो मैं कहूंगा भाई इधर से आ गया मेरे पास 6/80। Similarly, what I will write, on mixing concentration of
दैट इज HNO3। तो अपन कहेंगे ठीक है, उसका M2V2 था कंसंट्रेशन, दैट इज बिफोर मिक्सिंग। Mn2V आफ्टर मिक्सिंग। तो अपन इसको क्या लिखे, दैट इज 0.1 इंटू V कितना गिवन था अपन को 50। M कैलकुलेट करना है और मिक्सिंग के बाद ये 80, तो मेरे पास ये कितना आया, M विल बी इक्वल टू 5/80। दिस इज M ऑफ HNO3। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, व्हाट आई गॉट, मिलेगा ना। मैं आपको यही तो बता रहा था कि भाई मिक्सिंग करोगे तो इसमें 50 ml इसका चला जाएगा तो इसका भी डाइल्यूशन होगा, और इसमें ये चला जाएगा तो उसका भी डाइल्यूशन होगा। जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम था उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, और जिसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा था उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। ये 0.2 था, 0.1 था, तो कॉन्सेंट्रेशन में चेंज तो आएगा। और रिजल्टेंट सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, 0.13। इन दोनों को सम करके बता दूंगी। एवरीबॉडी का ठीक है। तो अपन एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन आप लिखोगे और फिर मुझे मोलरिटी बताना मिक्सचर का। लिखो, $50 ml of 0.1 molar NaOH sodium hydroxide है। 50 ml of 0.1 molar sodium hydroxide is mixed with 30 ml of 0.2 molar potassium hydroxide। 50 ml of 0.1 molar sodium hydroxide is mixed with 30 ml of 0.2 molar potassium hydroxide KOH। Calculate the concentration of resulting solution। Calculate the concentration of resulting solution। हो गया, कितना आ रहा आंसर, तो अपन कहेंगे आपका आंसर सेम आ रहा है। वाइट एस सो आप 11/80 अभी भी आ रहा होगा, वो क्यों, अरे आपने क्या किया, एक 50 ml of 0.1 मोलर दिया था, दूसरा आपने बस 30 ml of 0.2 दिया था, और वो भी मतलब आपने सेम बस क्या किया, आपने एसिड की जगह दोनों बेस कर दिए। तो हमें क्या फर्क पड़ेगा कि भाई इसमें कौन सा, आप तो शुगर से बताते हो सारे, ये मीठा सोल्यूशन, ये मतलब कम मीठा सोल्यूशन, और बाद में आप लिख देते हो एसिड बेसिस। तो यहां भी एसिड था, अब आपने बेस कर दिया, है ना।
और पहले ये एसिड था, अब आपने बेस कर दिया। हमें क्या फर्क पड़ता है कि वो एसिड था या बेस था, मेरा सोल्यूशन तो ऐसे ही होगा। M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3, व्हाट द सोल्यूशन। बता देंगे अपन कितना क्या करना चाहिए। अपन कहेंगे ठीक है भाई, मुझे पता चल गया क्या करना है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अब अपन इसको ऐसे करते हैं। मुझसे पूछा गया, ठीक है ना, अब अपन थोड़ा सा ऐसे करेंगे। मुझसे पूछा गया टू कैलकुलेट द concentration of ions, concentration of ions in the resulting solution। मेरे पास ये सोल्यूशन है। अब इसमें क्या हो जाएगा, अब तो आपके पास NaOH और KOH है ना, ये हो गया आपके पास NaOH और KOH। अब मुझसे आप क्या कह रहे हो कि कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। आयंस का मतलब आप मुझसे ये पूछ रहे हो कि सोडियम आयन, पोटेशियम आयन और OH माइनस आयन, ये आयंस का मतलब है, इनके कंसंट्रेशन बताओ इन रिजल्टिंग सॉल्यूशन। अब अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन कहेंगे देखो भाई, अब मुझे अगर इनके आयंस के कंसंट्रेशन बताने हैं तो बताना तो बड़ा इजी है, लेकिन पहले एक बार अपन को समझना पड़ेगा। बताना तो मतलब अगर मुझे बताना है तो मैं तो तुरंत बता दूंगा आपको कि ये लो भाई, सोडियम आयन है, दैट विल बी इक्वल टू, सोडियम आयन बताना है 50 इंटू 0.1 डिवाइड बाई 80। ये लो आंसर आ गया। बट कैसे, ऐसे जल्दी क्या, मतलब आपने ये तो मुझे दिख रहा है कि आप यहाँ से 50 इंटू 1.1 लेके आए और ये टोटल वॉल्यूम लिखा आपने, फिर आया कैसे ये तो बताओ। अगर इतना इजी है तो हम लोग लिख लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो चलो देखते हैं। मैं पहले एक बात समझा देता हूँ आपको, ठीक है ना, एक बार अपन समझ लेते हैं, फिर अपन बाद में अपन कर लेंगे अपने। तो अपन क्या करते हैं, P पॉइंट फॉर सोडियम, सोडियम आयन की बात करते हैं। तो अपन क्या करेंगे भाई, सोडियम आयन तो सिर्फ NaOH से आ सकता है ना, इट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय NaOH, बाय NaOH। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर मिलीमोल्स ऑफ sodium ion will be equal to millimoles of NaOH। तो सोडियम आयन के मिलीमोल्स कितने होंगे, जितने मिलीमोल्स NaOH के होंगे, क्योंकि NaOH में, एक NaOH में एक ही सोडियम आयन है, तो जितने NaOH के मिलीमोल्स होंगे उतने ही सोडियम आयन के होंगे। NaOH के कितने मिलीमोल्स हैं, तो अपन कहेंगे भाई M इंटू वी कर लो उसको, दैट इज कॉल्ड मिलीमोल्स। तो M कितना है, तो अपन कहेंगे भाई मोलारिटी तो 0.1 है और वॉल्यूम कितना है 50 है, ये मिलीमोल्स है NaOH का। मतलब दिस इज द मिलीमोल्स ऑफ सोडियम, ठीक है। तो अगर मुझे मिलीमोल्स ऑफ सोडियम आयन आ गया तो अपन कहेंगे सोडियम आयन का मिलीमोल्स मुझे पता है। अच्छा, इस मिलीमोल्स को मैं ATML में कैलकुलेट करूंगा तो कंसंट्रेशन कितना होगा, तो अपन कहेंगे कैलकुलेट कर देंगे। भाई आप यहां पर वॉल्यूम मुझे कितना दिखा रहे हैं, 50, कितना वॉल्यूम दिखा रहे हो 50, और टोटल सोल्यूशन में कितना वॉल्यूम होगा 80, मतलब आपने 30 ml वाटर और ऐड किया ना इसमें। डाइल्यूशन से मिलीमोल्स चेंज नहीं होते, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, अगर आप 80 ml में टोटल वॉल्यूम में सोडियम आयन का कंसंट्रेशन चाहते हो रिजल्टिंग सॉल्यूशन में, तो आपको इसमें 30 ml वाटर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि रिजल्टिंग सॉल्यूशन लिखा आपने। भाई मेरे पास सोडियम आयन सिर्फ इससे आ सकता है, ये तो दे नहीं सकता सोडियम आयन। सोडियम आयन कितना होगा, तो अपन कहेंगे जितने मिलीमोल्स NaOH के होंगे
उतने मिलीमोल्स OH के होंगे, उतने मिलीमोल सोडियम आयन के होंगे। ठीक है भाई, हमने कर लिया है। अब क्या करें, मुझे ना रिजल्टिंग सोल्यूशन में Na पॉजिटिव चाहिए, तो Na पॉजिटिव के मिलीमोल्स हैं। अब अपन क्या करेंगे, M1V1 इज इक्वल टू फॉर सोडियम, ये करने वाला हूं। मतलब मिलीमोल्स बिफोर डाइल्यूशन, मिलीमोल्स आफ्टर डाइल्यूशन फॉर Na। तो बिफोर डाइल्यूशन कितना है, तो मेरे पास जो सोल्यूशन था ना उसमें कितना था, 0.1 इंटू 50, और मुझे कॉन्सेंट्रेशन पूछा है आपने, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन इन द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, मतलब जब वॉल्यूम उसका 80 हो जाएगा तो बताओ कितना कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो अपन को क्या आया, M2 इज इक्वल टू 0.1 इंटू 50 डिवाइड बाय 80, तो कितना आया, 5/80 हो गया भाई। ये तो लिख रहे थे, यही तो लिख रहा था। अच्छा ठीक है भाई, मुझे एक बात पता चल गया। आप क्या करते हो कि पहले आप क्या करते हो कि ये देखते हो कि हमारे पास पोटेशियम कहां से आ सकता है। पहले आप ये देखते हो, ठीक है। उसके बाद आप देखते हो कि उसके मिलीमोल्स कितने हैं। और फिर आप देखते हो कि जो अपने पास गिवन है KOH, उससे कितने पोटेशियम आयन आ सकते हैं। उसके बाद आप लिखते हो कि भाई अच्छा, ये एक KOH एक ही के पॉजिटिव दे सकता है। तो आपने यहां पर मोल लिखा था, तभी आपने मोल लिखा कि एक मोल इसका एक मोल दे सकता है, तो एक मिलीमोल इसका एक मिलीमोल के पॉजिटिव दे सकता है। तो आप फिर इसके मिलीमोल्स लिखते हो, इसके कितने मिलीमोल्स मुझे गिवन थे, तो इसके मिलीमोल्स क्या अज्यूम कर लेते हो। अब ये मिलीमोल्स आ गए मेरे पास किसके, पोटेशियम आयन के। अब पोटेशियम आयन का मिलीमोल्स आ गया मेरे पास, तो टोटल कॉन्सेंट्रेशन में उसका कितना मोलारिटी होगा, तो अपन कहेंगे भाई M1V1 इज इक्वल टू M2V2 कर लेते हो आप। तो मेरे पास इसके मिलीमोल्स कितने हैं, 30 इंटू 0.2, और मुझे M2 कैलकुलेट करना है, टोटल वॉल्यूम कितना होता है 80, 3/80 आ गया, 3 इंटू 2/80, ये आ गया। ये लो भाई, आ गया आपके पास। अब अपन OH माइनस की बात करते हैं, और OH माइनस, तो अपन क्या करेंगे, OH माइनस तो दोनों से आएगा, इससे भी OH आएगा, उससे भी OH आएगा भाई, KOH भी है और NaOH भी है ना। मतलब दोनों से अगर OH आएगा तो फिर दोनों के मिलीमोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे भाई। OH के मिलीमोल्स कितने होंगे, जितने मिलीमोल्स NaOH के होंगे उतने ही मिलीमोल्स सोडियम आयन होगा, उतने ही मिलीमोल्स OH होगा उससे। आपने यही तो लिखा है यहाँ पर, जितना मिलीमोल्स KOH का होगा उतने ही मिलीमोल्स K पॉजिटिव होगा, तो लिखा ना आपने। तो जितने मिलीमोल्स KOH का होगा उतने ही मिलीमोल्स OH आएगा KOH से, और जितना मिलीमोल्स NaOH का होगा उतना ही मिलीमोल्स OH आएगा NaOH से। तो अपन क्या करें, मिलीमोल्स ऑफ OH इज इक्वल टू, है ना, अपन ऐसे कर लेते हैं भाई, टोटल मिलीमोल्स लिख देता हूं, टोटल मिलीमोल्स ऑफ OH विल बी इक्वल टू मिलीमोल
of OH from NaOH plus millimole of OH from KOH। ये लिख लेते हैं, दोनों के मिलीमोल्स को ऐड कर लो तो कितना आएगा, मिलीमोल्स ऑफ OH फ्रॉम NaOH कितना होगा, जितने मिलीमोल्स NaOH के होंगे। NaOH के कितने मिलीमोल्स हैं, 0.1 इंटू 50, तो कितना आ गया 0.1 इंटू 50 प्लस, और KOH से कितना मिलीमोल्स आएगा, जितने के लिए मिलीमोल्स ऑफ KOH है, दैट इज इक्वल टू 0.2 इंटू 30, कितना है अपने पास, दैट इज इक्वल टू, ये आ गया अपने पास 5 प्लस 6 11 आ गया। तो ये तो मिलीमोल्स, कंसंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करूं, ठीक है, देयरफॉर कंसंट्रेशन M1V1 प्लस M2 दैट इज M1V1 इज इक्वल टू M2V1, इसके लिए अज्यूम कर लेते हैं। तो अपन इसका M1 कितना हो गया अपने पास, मिलीवोल्ट्स, इसके मिलीवोल्ट्स, तो M इंटू V तो मिलीवोल्ट्स होता है, वो अपन को 11 मिलेगा, दैट विल बी इक्वल टू M2, आपको बताना ये 80 के बराबर, लो भाई 11/80 आ गया। अच्छा ठीक है, एक बात देख लेते हैं, अपन ने क्या किया, अपने, अब तुम एक बात और देखोगे, जैसे मैं इस पार्ट पर हटा रहा हूं, ऐसे मुझे ना NaOH के मिलीवोल्ट्स के, मुझे आपने NaOH लिख रखा था, कितना गिवन था, 0.1 मोल एंड 50 है, ये गिवन था NaOH। तो NaOH के मिलीमोल्स अपन को कितने थे, 50 इंटू 0.1 मतलब 5 मिलीमोल्स थे। तो जितने मिलीमोल्स NaOH के होंगे, Na पॉजिटिव के कितने होंगे, उतने ही होंगे, और OH माइनस आइन के कितने होंगे, तो वो भी 5 होंगे। दूसरा मुझे KOH गिवन था, KOH कितना ले रखा था आपने, 30 ml ऑफ 0.2, ठीक है, तो KOH के मिलीमोल्स कितने हो गए, 30 इंटू 0.2 मतलब 6 मिलीमोल्स। जितना KOH होगा, K पॉजिटिव उससे कितना आएगा, 6 मिलीमोल्स, और OH माइनस साइन कितना आएगा, OH माइनस साइन कितना आएगा, वो भी 6 मिलीमोल्स। जब दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करूंगा तो सोडियम के मिलीमोल्स तो इतने ही रहेंगे ना, और पोटेशियम के भी इतने ही रहेंगे, लेकिन OH के तो सम अप करने होंगे, क्योंकि OH इससे भी आएगा, OH इससे भी आएगा, तो OH के तो सम अप करने पड़ेंगे ना अपन को, तो सम अप कर देंगे, लेकिन कंसंट्रेशन कितना आएगा, तो अपन कहेंगे अच्छा मिलीमोल्स को कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना है, तो अपन को पता है, आप क्या करते हो, मिलीमोल्स मतलब होता है M इंटू, तो अगर मुझे OH के मिलीमोल्स कितने गिवन थे, 5 इससे और 6 उससे, तो टोटल OH के मिलीमोल्स मुझे 11 गिवन थे। अब अगर इस मिलीमोल्स को कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्ट करना है, मतलब मोलारिटी में, तो मुझे फाइनल वॉल्यूम चाहिए, किस वॉल्यूम में चाहिए आपको, कॉन्सेंट्रेशन, तो बनने का भाई ये कॉन्सेंट्रेशन मुझे किस में चाहिए, मोलारिटी 80 ml में चाहिए, जब दोनों को मिक्स करोगे तो 80 ml होगी, हाँ, तो फिर उसका कॉन्सेंट्रेशन 11/80 होगा, क्योंकि इससे 5 मिलीमोल्स आएगा OH और उससे 6 मिलीमोल्स आएगा। समझ में आया? अच्छा ठीक है, अपन कहेंगे अगर आप ऐसे बोल रहे हो तो इस, अब कंसेप्ट अपन को समझ में आना चाहिए, क्योंकि एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया फिर अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप कैसे भी क्वेश्चन दो, सारे क्वेश्चन कर लेंगे। अच्छा ठीक है, अपन को दिया गया, मेरे पास एक कंपाउंड ऐसे, ठीक है ना, फिर अपन मिक्सचर के लिए कैलकुलेशंस करेंगे। एक दूसरे एग्जांपल, मुझे गिवन था
50 ml of 0.2 molar H2SO, ऐसे अपन को दिया। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, H2SO4 है, कितने मिलीमोल्स हो गए इसके? मिलीमोल होता है वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम इन ml इनटू, राइट ना? सो इसके अपने पास 10 मिलीमोल्स हो गए, मिलीमोल्स इज इक्वल टू 10 आ गया अपने पास, ठीक है। तो इससे H प्लस साइन कितना होगा? अपन कहेंगे भाई H प्लस साइन तो 2 H प्लस साइन देगा ये, 2 इंटू 10 कर लेंगे। और सल्फर टाइम कितना देगा ये? तो अपन कहेंगे भाई इसमें सल्फर टाइम तो एक ही आएगा, तो अपन कहेंगे सल्फर टाइम 1 इंटू 10 कर देंगे। ये लो भाई, मतलब जो जितना आइंस दे सकता है मिलीमोल्स का भी आइन, उससे उस आइन का मिलीमोल्स भी उसी हिसाब से अपन चेक कर लेंगे, क्योंकि H2SO4 तो 2 H प्लस साइन देता है, तो अपन उसको डबल कर लेंगे, 2 इंटू 10 कर देंगे। अच्छा, तो अपन कहेंगे ठीक है, मान लेते हैं, इसका मतलब है कि मुझे क्या करना चाहिए कि अगर मुझे इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करना है, दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करना है, तो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन कितना होगा? देखो भाई, कंसंट्रेशन मतलब मोलारिटी होती है, ये अपन सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। दैट शुड बी इक्वल टू, कितना लिखते हैं अपन, कितने मिलीमोल्स है इसके? 5। टोटल वॉल्यूम कितना है? 80। हो गया, वो उतना सारा जो आप लिख रहे थे वो इतना ही तो लिखना है हमको। ये क्या लिखा हुआ है आपने? तो अपन कहेंगे अपने लिखा हुआ है कि देखो भाई, सोडियम आयन है ना, वो M2 है और V इसका मिक्सचर था, और ये जो इसके मिलीमोल्स है वो M1 V1। M1 आपने ले रखा है 0.1, V1 आपने ले रखा है 0.2, दैट इज V1 आपने ले रखा है 50 और टोटल वॉल्यूम आपने ले रखा है 80। M2 मैंने बता दिया। मोलारिटी वॉल्यूम ऑफ NaOH, टोटल वॉल्यूम में कितना मोलारिटी होगा NaOH का? जितना NaOH का मोलारिटी होगा टोटल वॉल्यूम में, वही Na पॉजिटिव का मोलारिटी। इसलिए मैंने कहा था कि आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे भाई, जितना अपन ने ऐसे लिखा, अब अपन कहेंगे अच्छा इस सॉल्यूशन में OH माइनस साइन कितना होगा? तो अपन कहेंगे OH माइनस साइन, मिलीमोल्स कितने हैं NaOH के? इतने, डिवाइड बाय 80, ये OH माइनस साइन का कंसंट्रेशन है इस सॉल्यूशन में, 5/1। भाई मोल्स और मोलारिटी में डिफरेंस है, वॉल्यूम को यूज करना होता है, पता है तुम्हें? फिर अपन कहेंगे ठीक है भाई, मिक्सचर में व्हाट इज K पॉजिटिव आयन? तो अपन कहेंगे K पॉजिटिव आयन लिख देते हैं, हमें क्या फर्क पड़ेगा। पोटेशियम किससे आएगा? KOH से। कितने मिलीमोल्स हैं उसके? 13 टू 20। टोटल वॉल्यूम कितना? 80 ml में, इसके मिलीमोल्स। OH माइनस इन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कितना आएगा? तो अपन कहेंगे ये आएगा, इससे कितना आएगा? 13 टू 0.2 डिवाइडेड बाय 80, ये KOH से आएगा, ये फ्रॉम NaOH था और ये फ्रॉम KOH। तो अपन कहेंगे टोटल, तो ये अगर कोई आयन दो सॉल्यूशन से आ रहा है तो मुझे उसका टोटल कंसंट्रेशन कितना लिखना चाहिए, देयरफॉर OH माइनस आयन टोटल कितना होगा? तो अपन कहेंगे भाई टोटल विल बी इक्वल टू NaOH से कितना आएगा? 50 into 0.1 डिवाइड बाय 80, और इससे कितना आएगा? 30 into 0.1 0.2 डिवाइड बाय 80। हाँ, तो सीधे लिखता ना, 50 into 0.1 NaOH से आ रहा है, 30 into 0.2 KOH से आ रहा है, डिवाइड बाय 80 करो, टोटल वॉल्यूम में ये उसका कंसंट्रेशन, बिल्कुल। तो यहां पर अगर मुझे लिखना है इस सॉल्यूशन में H प्लस आइन कितना होगा, तो अपन कहेंगे H2SO4 के मिलीमोल्स कितने हैं? 50 इंटू 0.2। एक H2SO4 दो H प्लस आइन दे सकता है, तो जितने मिलीमोल्स इसके होंगे, क्योंकि Mn2 भी तो मिलीमोल्स होता है,
उसका डबल H प्लस साइन हो जाएगा, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम तो उतना ही है। अभी इसमें क्या कैलकुलेट करना है, मतलब 50 ml था तो कंसंट्रेशन अपन को कितना करना है, ये मिलीमोल्स थे ना 10, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ 50 से, लो भाई कंसंट्रेशन हो गया, तो कितना आएगा, तो अपन तो उतना ही आएगा जितना ये लिखा हुआ H प्लस साइन मिलीमोल्स, डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना 50, तो 20 डिवाइड बाय 50 आ जाना चाहिए अपना। मतलब उसमें कुछ मिक्स थोड़ी किया था, यहाँ तो आपने बस पूछा था कि H प्लस साइन कितना होगा, तो अपन कहेंगे जितना H प्लस साइन इसका जितना कंसंट्रेशन होगा उसका डबल H प्लस साइन आ जाएगा मेरे, राइट। और सल्फेटाइन कितना आएगा, तो अपन कहेंगे सल्फेटाइन लिख देते, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा पार्ट मिक्स नहीं कर रहे ना, तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा ना, इसलिए मुझे 50 लिखना पड़ रहा है। इसमें क्या ना, दोनों को मिक्स कर रहे थे तो वॉल्यूम चेंज हो रहा था, तो मुझे टोटल वॉल्यूम में कैलकुलेट करना पड़ रहा था, तो इसको लिखूंगा 50 इंटू 0.2 डिवाइड बाई 50। हाँ, ये तो कैंसिल ही हो गया, तो 0.2 हाँ होना ही चाहिए, तो जितना कॉन्सेंट्रेशन इसका होगा सल्फेटाइन का कॉन्सेंट्रेशन उतना ही होगा, तो ये क्या लिखा हुआ है, तो मिलीमोल्स। अच्छा ठीक है, आपने मतलब मुझे ये बताया कि अगर मुझे किसी का कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करना है तो उसके मिलीमोल्स, टोटल मिलीमोल्स ऑफ आइन इन मिक्सचर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम लिखना होता है, बिल्कुल यही लिखना होता है, दैट्स द कॉन्सेंट्रेशन। जैसे OH का कैलकुलेट करना था तो अपन ने क्या किया, टोटल मिलीमोल्स डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम, इससे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं concentration। अब पहले अपन रिजल्टिंग एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें मैं रिजल्टिंग कॉन्सेंट्रेशन पूछूंगा, फिर उसके बाद अपन आइंस पे आएंगे कि आप इंडिविजुअल आइंस के क्वेश्चन सॉल्व करें। तो पहले एक क्वेश्चन करेंगे अपन, उसके बाद अपन बात करते हैं कि इंडिविजुअल आइंस के कोई कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन, राइट, कॉन्सेंट्रेशन। चलो देखते हैं, एक क्वेश्चन लिखो, calculate the concentration of resulting solution when 30 ml of 0.2 molar barium hydroxide, 0.2 molar barium hydroxide is mixed with 70 ml of 0.1 molar sodium hydroxide. 0.1 molar sodium hydroxide.
हो गया ना। अब देखो अपन को डायग्राम वगैरह बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल सीधा सीधा लिख पाएंगे। आपने जो बताया, आपने कहा एक बेरियम हाइड्रोक्साइड है और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके लिए मैं M1V1 कर लेता हूँ इसके मिलीमोल से, M2V2 कर लेता हूँ इसके मिलीमोल से और लिख देता हूँ। बेरियम हाइड्रोक्साइड के लिए आपने दिया हुआ है 30 ml ऑफ 0.2 मोलर, तो वॉल्यूम 30 है, 0.2 मोलर आपने दे रखा है और इसके मिलीमोल्स आपने 70 ml दे रखा है इंटू 0.1 मोलर दे रखा है। अब क्या, बोथ आर बेसिस, तो रिजल्टिंग सोल्यूशन क्या करेंगे, M1V1 प्लस M2V2 दोनों के, क्योंकि इसमें इसको ऐड करेंगे इसमें इसको ऐड करेंगे, तो वॉल्यूम टोटल कितना हो जाएगा वो अपन को पता है, M3V3 कर देता हूँ। तो M1V1 कितना है 30 इंटू 0.2 और 70 इंटू 0.1, दैट विल बी इक्वल टू M3 इंटू टोटल वॉल्यूम है 100। तो अपन लिख देते भाई ये 6 हो गया प्लस ये 7 हो गया, दैट विल बी इक्वल टू 100। सो 13 by 100 will be the molarity M3 है, that will be the molarity M3, so that will be equal to 0.1. I think everybody got it. अब अगर आप मुझसे पूछते ना इसमें कि कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम आइन बताओ, मैं क्या कहता, टोटल मिलीमोल्स कितने बेरियम के, तो मैं कहता बेरियम के मिलीमोल्स जितने बेरियम हाइड्रोक्साइड के होंगे उतने ही बेरियम के होंगे, 30 इंटू 0.2 और डिवाइड कर देता किससे, टोटल वॉल्यूम कितना है अपना, टोटल वॉल्यूम 100, ये आ गया। तो मैं कहता हूँ सोडियम के बताओ, तो अपन कहते हैं सोडियम तो सिर्फ NaOH से आ सकता है और जितने मिलीमोल्स NaOH के होंगे उतने ही मिलीमोल्स सोडियम आयन के होंगे, तो सोडियम आयन के कितने मिलीमोल्स होंगे 17 to 0.1 डिवाइड बाय 100। तो अपन कहते हैं भाई अच्छा OH माइनस आयन बताओ, तो अपन कहते हैं भाई OH माइनस आयन, सो फ्रॉम बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस फ्रॉम दैट इज मिलीमोल्स है, पूरा लिख लेता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि टोटल मिलीमोल्स लिखा था आपने, सो मिलीमोल फ्रॉम BaOH प्लस मिलीमोल फ्रॉम NaOH, ठीक है, और डिवाइड बाय क्या लिखना होता है, टोटल वॉल्यूम। क्या करेंगे अपन, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड से कितने मिलीमोल्स आएंगे, तो अपन कहेंगे बेरियम हाइड्रोक्साइड से कितने, बेरियम हाइड्रोक्साइड के कितने मिलीमोल्स हैं, तो अपन लिखेंगे भाई 30 इंटू 0.30 और सोडियम हाइड्रोक्साइड के, तो अपन कहेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिलीमोल्स हो गए 70 इंटू 0.1 और डिवाइड कर देता मैं किससे 100, ये अपने पास आ जाता है। बस अपन को एक काम करना पड़ता है इसमें, बेरियम हाइड्रोक्साइड के जितने मिलीमोल्स होंगे ना उससे OH के मिलीमोल्स डबल आएंगे, क्यों, क्योंकि जो वाटर बेरियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो बेरियम आयन बनेगा, लेकिन OH माइनस आयन तो ट्वाइस बनेगा ना,
तो जितने मिलीमोल्स इसके होंगे उसके डबल मिलीमोल्स OH आएंगे फ्रॉम द बेरियम आयन। तो फिर जितने बेरियम आयन के मिलीमोल्स हैं उसको डबल कर लो, ये अपन को मल्टीप्लाई करके करना पड़ेगा, तो अपना आंसर करेक्ट आएगा। तो ये इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर तो बस आप ये दे दो, मैं भी कैलकुलेट करके बता देता हूँ आयंस से। तो आयंस के कॉन्सेंट्रेशन भी कैलकुलेट कर देंगे। ये रिजल्टिंग सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन हो गया, वो आयंस का कॉन्सेंट्रेशन। चलो अपन दूसरा क्वेश्चन। अब वो आयंस कोई भी हो सकता है, इट इज नॉट कि हाइड्रोक्साइड और एसिड में भी हो सकता है, इट कैन बी फ्रॉम द सॉल्ट आल्सो, बट द सॉल्ट शुड बी कंप्लीटली डिसोसिएटेड। चलो कैलकुलेट द concentration of each ions. Calculate the concentration of each ions. When 50 ml of 0.1 molar, 50 ml of 0.1 molar, barium chloride BaCl2 is mixed with 30 ml of 0.1 molar sodium chloride NaCl। तो बेरियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड को मिक्स किया। इस बार मैंने आपसे ये नहीं पूछा, मैंने सिर्फ आयंस पूछा। अगर किसी को डाउट होगा तो बताएगा, भाई मुझे डाउट है इस बार। सर क्वेश्चन रिपीट करो। क्या करना है? क्वेश्चन रिपीट करो। अच्छा ठीक है, तो अपन ने क्वेश्चन लिखा है, मैं रिपीट कर देता हूँ। Calculate the concentration of each ions. Calculate the concentration of each ions present in 50 ml of 0.1 molar barium chloride BaCl2 is mixed with 30 ml of 0.1 molar 30 ml of 0.1 molar NaCl solution। तो बताना है।
हो गया। ठीक, तो इस बार अपन को क्या मिला, बेरियम क्लोराइड। और क्या दिया आपने, NaCl। बेरियम क्लोराइड कितना 50 into 0.1 ना, और सोडियम क्लोराइड कितना 30 into 0.1, ये दे दिया। तो ठीक है ना, मिलीमोल्स आपने दे दिए, फिर बचा क्या मेरे पास भाई। इसमें अगर देखा जाए तो मुझे क्लोरीन पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, बिकॉज बेरियम क्लोराइड में बेरियम आयन जितने आएंगे उसका डबल क्लोराइड आयन आएगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेरियम आयन 50 into 0.1 divided by total volume 80, 5 by 80. Concentration of sodium 30 into 0.1 divide by 80. जितने मिलीमोल्स NaCl के होंगे उतने ही सोडियम आयन के होंगे, जितने मिलीमोल्स बेरियम क्लोराइड के होंगे उतने ही बेरियम आयन के होंगे। तो क्लोराइड आयन कितना होगा, तो अपन कहेंगे क्लोराइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन बेरियम से कैलकुलेट कर लेते हैं। जितना बेरियम आयन के मिलीमोल्स होंगे ना, उसका डबल क्लोराइड आयन आएगा। व्हाई इट इज सो, क्योंकि 1 मोल बेरियम क्लोराइड कैन गिव 2 मोल्स ऑफ क्लोराइड आयन, मतलब जितने मोल्स बेरियम क्लोराइड के होंगे उसका डबल मोल क्लोराइड आ सकते हैं उससे। तो जितने मिलीमोल्स आपके पास बेरियम क्लोराइड के होंगे उसका डबल मोल्स क्लोराइड के होंगे आपके पास। ये तो क्लोराइड आयन वो होगा जो अपने पास बेरियम क्लोराइड से आएगा। व्हाट अबाउट NaCl, उससे भी आएगा। कितना आएगा, जितने मोल्स मिलीमोल्स NaCl के होंगे उतने मिलीमोल्स अपने पास NaCl के भी होंगे। तो कितना आ जाएगा, उसको सम करना होता है बिल्कुल, इनटू आएगा अपने पास 0.1 और डिवाइड क्या कर दें टोटल वॉल्यूम से। ये लो भाई अपना आंसर आ गया। तो ये अपने पास 5/8 आया, वी आर एबल टू डिवाइड दैट 5/80। ये अपने पास 3/80 आया, ये भी डिवाइड कर सकते हैं अपन। एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, दैट विल बी 10 + 3 13/80 आया। ये डिवाइड करके अपन बता दें, किसी को डाउट नहीं। तो ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ऐसे मिक्सचर से रिलेटेड। और अगर इनसे पूछते हैं भाई व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ द मिक्सचर, तो इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय टी कर देता, मोलारिटी ऑफ द मिक्सचर हो जाता। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द मिक्सचर, जैसे अपन ने कहा था एक शुगर सॉल्यूशन जो थोड़ा ज्यादा मीठा है, दूसरा शुगर सॉल्यूशन जो थोड़ा कम मीठा है, ऐड करेंगे तो कंसंट्रेशन अपन को पता है क्या है। अब इसमें तो दोनों ही एक जैसे मीठे थे, व्हाट इज कंसंट्रेशन एक जैसा दिया ना, बस डिफरेंस क्या था, तुम्हारे ग्लास में 50 ml रसना था, मेरे ग्लास में 30 ml था, दोनों को ऐड किया 80 ml होगी। तो दोनों के मिलीमोल्स ऐड करके डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कर देते हैं। तो यहां पर कंसंट्रेशन चेंज नहीं होने वाला, बस क्या चेंज होगा, अमाउंट चेंज हो जाएगा। व्हाई इट इज सो, बिकॉज ऑफ 80 ml हो गया ना टोटल, मेरा तो 30 ml था और तुम्हारा 50 ml था, तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल, कैलकुलेट द concentration of each ions present in 30 ml of 0.1 mol HCl, 20 ml of 0.2 mol H2SO4, and इसको मुझे लेना पड़ेगा, रुकना है, ठीक है, NaCl and 50 ml of 0.1 मोलर अपने पास गिवन है, दैट इज कैल्शियम क्लोराइड। ये गिवन है मुझे,
तो फिर अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे ये। तो अपन कहेंगे हमें क्या फर्क पड़ेगा, आपने पहले दो मॉलिक्यूल्स देते थे, दो कंपाउंड्स देते थे और उसमें कैलकुलेट करवाते थे। अब आपने तीन दे दी, अब आपने तीन कंपाउंड्स दे दिए, तो मुझे क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा। ई चाइन मतलब कैल्शियम, सोडियम, H प्लस आइन और Cl नेगेटिव आइन। भाई Cl नेगेटिव आइन में मुझे सबको कॉमन लेना पड़ेगा, सबके मोलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे। बाकी सब में तो एक ही एक कंपाउंड में प्रेजेंट है, तो उसमें तो अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तो चलो देखते हैं क्या करना है अपन को। हो गया। तो मैं लिखूंगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आइन बता दो कितना हुआ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na पॉजिटिव बताना है अपन को कितना हुआ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आइन बताना है अपन को कितना हुआ, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस आइन बताना है। H प्लस आइन सिर्फ HCl से आएगा, तो मोलारिटी इंटू वॉल्यूम 30 इंटू 0.1 और टोटल वॉल्यूम कम्स आउट टू बी 100। सोडियम आइन कितना हुआ, दैट विल बी 20 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाय 100। कैल्शियम आइन कितना हुआ, 50 इंटू 0.1 डिवाइड बाय 100। और Cl माइनस आइन कितना होगा, वो तो सभी से आएगा, 30 इंटू 0.1 HCl से, 20 इंटू 0.2 NaCl से, और 50 इंटू 0.1 CaCl2 से। लेकिन इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिवाइड बाय करूंगा 100, ये आ जाएगा। किसी को डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल, एवरीबॉडी गॉट इट ना, किसी को डाउट नहीं, तो वी आर एबल टू कैलकुलेट दैट, सारे आंसर्स अपन बता सकते हैं। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अब एक छोटा सा पार्ट देखते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं अपन। मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं होगा, अगर किसी को डाउट है तो वो बताएगा, आपको सिर्फ चैट में लिख देना है कि मुझे डाउट है। ठीक है, ओके, नो डाउट। अब ये अपन ने कैलकुलेट किया, अब मेरे पास था क्वेश्चन है एग्जाम, कैलकुलेट द concentration of each ions present in solution when 20 ml of 0.1 molar, right,
that is barium chloride is mixed with we'll write that 30 ml of 0.1 molar H2SO4. H2SO4 ये मुझे गिवन है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अब मैंने थोड़ा कंसेप्ट चेंज किया है, थोड़ा सा आप पहले देख लो, हाँ? उसके बाद, क्योंकि अभी इसमें कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। अब इसमें मुझे पहले क्वेश्चन देना पड़ेगा, दिया, उसके बाद आपको कम से, क्योंकि अभी आप उतना स्टेज पे नहीं पहुंचे कि आपको तुरंत पता चल जाएगा क्या होने वाला है, तो मुझे आपको ये देना पड़ेगा रिएक्शन में कि देखो भाई, जो BaCl2 है वो H2SO4 से मिक्स करके अगर मिक्स करोगे तो इन दोनों का तो आपस में केमिकल रिएक्शन होता है। भाई इनका किसी का केमिकल रिएक्शन नहीं होता था, ये आपस में केमिकल रिएक्ट नहीं करते, नो रिएक्शन बिटवीन देम। इनमें कोई रिएक्ट नहीं करते थे। अगर कोई रिएक्ट करेंगे तो मुझे पता होना चाहिए कि रिएक्ट करके क्या बनने वाला है, तभी तो बता पाऊंगा। पहले ये तो पता चले कि सोल्यूशन में कौन कौन से आयंस प्रेजेंट है, वरना कैसे बताऊंगा कि किसका क्या कॉन्सेंट्रेशन है। कोई पॉइंट है, तो मुझे पहले पता होना चाहिए कि किसके आयंस कैसे हैं। तो मैं कहूंगा देखो भाई, BaCl2 इससे रिएक्ट करके बनाता है BaSO4 प्लस ट्वाइस ऑफ HCl। तो अपन कहेंगे कोई बात नहीं, केमिकल रिएक्शन हो रहा ना, तो मैं इनके और इनके कैलकुलेट करके बता दूंगा। तो मैं तुमसे कहूंगा पहले अभी रुको, आप एकदम शुरू मत करो। ये एक्वस सोल्यूशन था, हाँ, तो वो तो आपने लिखा है कि वाटर में बनाया है इसको। ये भी एक्वस सोल्यूशन है, ये भी आपने बताया हुआ है कि H2SO4 30 ml of 0.1 मोलर है, तो 30 ml वाटर में ही तो बनाया होगा आपने। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो ये सॉलिड होता है, ये प्रेसिपिटेट होता है। अच्छा, मतलब बेरियम सल्फेट का कोई रोल नहीं है। भाई आपने तो आयंस कैलकुलेट करने के लिए कहा था सोल्यूशन में, बेरियम सल्फेट तो प्रेसिपिटेट हो गया, तो पीपीटी बन गया, आयंस में कैसे रहेगा सोल्यूशन। ओके, तो बेरियम सल्फेट में इधर ये कैलकुलेशन नहीं करना है मुझे, कोई बात नहीं। तो ये HCl तो एक्वस है ना, हाँ बिल्कुल एक्वस है। तो अपन क्या करेंगे, अब पहले ये सोचेंगे अपन, ठीक है ये सॉलिड है, इसको अपन को हटा देना, मतलब ये रिएक्शन मुझे बताना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि ये रिएक्शन हो रहा है ना, तो फिर मुझे जो मोल कॉन्सेप्ट सीखा ना अपन ने उसको यूज करना पड़ेगा। कैसे, इसके कितने मिलीमोल्स हैं और इसके कितने मिलीमोल्स हैं। इसके मिलीमोल्स मेरे पास थे 20 इंटू 0.2 मिलीमोल्स, कितने अपने पास, इसके 2 मिलीमोल्स, और इसके मिलीमोल्स कितने, इसके मेरे पास 30 इंटू 0.2, 30 इंटू 0.1 दैट इज 3 मिलीमोल्स। इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करता है, तो इसका 1 मिलीमोल इसके 1 मिलीमोल से रिएक्ट करेगा, तो इसका 2 मिलीमोल्स इसके 2 मिलीमोल्स से रिएक्ट करेगा। Whenever the data for more than one reactant is given, always calculate limiting reagent। इससे पहले अपन ने जितने भी क्वेश्चन किए उनमें कोई रिएक्शन नहीं होता, आपस में कोई रिएक्शन नहीं होता। मैंने दोनों एसिड लिए या दोनों बेस लिए, या फिर मैंने सॉल्ट लिए, ऐसे सॉल्ट जिनमें आपस में रिएक्शन नहीं होता, इसमें रिएक्शन होता है, तो फिर मुझे पता होना चाहिए कि इसमें रिएक्शन होता है। तो अपन क्या करेंगे, ठीक है भाई, अपन को इसमें रिएक्शन होता है तो मुझे आइंस पता चल गया, इसके कितने कितने आइंस है। मैं क्या करता हूं, मैं इससे ये पता चल गया मुझे कि दिस इज अ लिमिटिंग एजेंट, BaCl2 is a limiting agent। लिमिटिंग एजेंट, तो ये तो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, ये तो जीरो बचने वाला है, ये अपने पास क्या हो जाएगा, लिमिटिंग एजेंट। अब क्या करें, तो ठीक है ना,
कोई बात नहीं, जितने मिलीमोल्स इसके हैं उतने ही मिलीमोल्स इसके भी रिएक्ट होते हैं। तो अगर इसके मिलीमोल्स 2 मोल्स रिएक्ट करेंगे, मैं यहां पर बाद में लिखेंगे, तो अगर इसके 2 मोल्स, ये तो कंप्लीटली रिएक्ट करेगा, तो मिलीमोल्स आफ्टर रिएक्शन, ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा, तो अपन कहेंगे भाई इसमें तो जितने मिलीमोल्स इसके होंगे उतने मिलीमोल्स इसके भी रिएक्ट करेंगे। ये लिमिटिंग एजेंट है, ये डिसाइड करेगा कि कौन कितना रिएक्ट करता है और कौन कितना बनेगा। तो अपन कहेंगे जितने मिलीमोल्स इसके हैं उतने ही मिलीमोल्स इसके रिएक्ट करेंगे। तो इसके मिलीमोल्स 2 थे, तो इसके मिलीमोल्स कितने रिएक्ट करेंगे, 2 मिलीमोल्स, और है कितना अपने पास 1 मिलीमोल एक्सेस में। तो अपन कहेंगे इसमें ना 1 मिलीमोल एक्सेस में है ये, तो लेफ्ट विल बी इक्वल टू 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1। ये तो पहले से था ही नहीं, क्योंकि जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो ये बनेंगे ना, ये तो रिएक्शन दिया था कि ऐसे रिएक्शन होता है, आप कंसिडर करेंगे। तो जितने मिलीमोल्स इसके थे उतने मिलीमोल्स इसके भी रिएक्ट किए, तो इसके 2 मिलीमोल्स थे, तो इसके 2 मिलीमोल्स रिएक्ट करेंगे, तो इसका कितना बचेगा 1 मिलीमोल। मैंने लास्ट टाइम सिखाया भी था आपको कैसे रिएक्शन चेक करना है। ये तो प्रेसिपिटेट है, इसलिए इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि आपको तो आयंस पढ़ने। वरना मैं ये लिख सकता हूं जितने मिलीमोल्स इसके होंगे उतने ही मिलीमोल्स इसके भी बनेंगे, क्योंकि इसका 1 मोलर कोफिशिएंट है, इसका भी 1 मोलर कोफिशिएंट है। जितने मिलीमोल्स इसके होंगे इसके मिलीमोल्स कितने होंगे, डबल। मतलब अगर इसका 2 मिलीमोल्स रिएक्ट कर रहा है तो इसके मिलीमोल्स कितने हो जाएंगे, डबल। तो अपन कहेंगे भाई इसका मिलीमोल्स जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2। 2 क्यों, क्योंकि इसके मिलीमोल्स डबल हो जाना चाहिए, दैट इज इक्वल टू 4। फिर से लिखता हूं, इसका 1 मोल इसका 2 मोल्स देता है, तो इसका 1 मिलीमोल इसका 2 मिलीमोल्स देगा, तो इसके कितने मिलीमोल्स हैं अपने पास, 2। तो इसके कितने मिलीमोल्स बनने चाहिए। अब यही पार्ट को अपन क्या कर सकते हैं, वर्ड्स में लिख सकते हैं। 1 millimole of BaCl gives 2 millimole of HCl. Therefore, 2 millimoles of BaCl2 will give 4 millimoles of HCl. लिख सकते हो, तो मैंने 4 लिखा। आप ऐसे वर्ड्स में लिख सकते हो, अपन को रिएक्शन में दिख रहा है, आप, मैं चाहता हूं कि आप ऐसे सीखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिएक्शन को देख के बता दें, ऐसे सीख सकते हैं। तो ठीक है, अब मेरे पास क्या आ गया, मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 लेफ्ट इज इक्वल टू 1। ये क्या होता है, m इंटू वी होता है, मिलीमोल्स। मतलब जो m इंटू वी बचे हुए हैं H2SO4 के, वही है मिलीमोल्स ऑफ HCl फॉर्म, इज इक्वल टू 4। ये हो गया टोटल मिलीमोल्स। अब क्या करें, बस यही तो चाहिए था भाई। इन क्वेश्चन के पहले आप क्या लिख रहे थे, इनके मिलीमोल्स ही तो लिख रहे थे, उससे कंसंट्रेशन ऑफ आयंस कैलकुलेट कर ले रहे थे। अब मैंने ये कैलकुलेट कर लिया कि अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो किसके कितने मिलीमोल्स बचे हुए हैं और कितने मिलीमोल्स फॉर्म हुए हैं। मुझे रिजल्टिंग सॉल्यूशन में वो चाहिए कि अगर रिएक्शन हो रहा है तो इनमें से कौन बचा हुआ है और इनमें कौन बना हुआ है। तो जो बचे हुए हैं उनके मिलीमोल्स और जो बना हुआ है उनका मिलीमोल्स चाहिए मुझे। अब उधर कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। सल्फेटाइन का कॉन्सेंट्रेशन वो सिर्फ H2SO4 से आएगा। जितने H2SO4 के मिलीमोल्स होंगे 1 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। कितना ऐड किया आपने टोटल वॉल्यूम, 30 प्लस 20 कितना 40, 30 प्लस 20 50। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस साइन टोटल कितना है, Cl माइनस साइन 4 डिवाइड बाय कितना कर दूं मैं
दैट इज इक्वल टू 50। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आइन कितना होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आइन, H2SO4 के मिलीमोल्स कितने हैं? 1। ये आपका H2SO4 से, लेकिन H2SO4 दो H प्लस आइन देगा, क्योंकि मुझे H प्लस आइन चाहिए ना। H2SO4 दो H प्लस आइन देगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, और HCl ये HCl से है, और डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कितना है? 50। ये लो भाई मेरा आंसर आ गया, ये है मिलीमोल्स। अगर केमिकल रिएक्शन होगा तो, अगर केमिकल रिएक्शन होगा तो अपन को केमिकल रिएक्शन के हिसाब से कंसीडर करना होगा। बट प्रेसिपिटेशन वाला जब भी होगा ना ऐसे, अपन को क्वेश्चन में गिवन होगा। क्यों? क्योंकि अभी आपको ये नहीं पता होगा ना कि भाई कौन रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट बन सकता है, किसका प्रेसिपिटेट होता है, किसका नहीं होता है। आपको तो ये लगेगा सर ये तो आयनिक कंपाउंड है, बेरियम सल्फेट पानी में डालो डिसॉल्व होना ही चाहिए, लेकिन वो नहीं होता। तो फिर मुझे पता होना चाहिए कि भाई वो नहीं करना है अपन को डिसॉल्व। तो रिएक्शन अगर गिवन होगा तो ठीक है, लिमिटिंग एजेंट में कैलकुलेट कर लूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को, क्योंकि मिलीमोल्स कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं। लिमिटिंग एजेंट कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं। जो लिमिटिंग एजेंट होता है वो कंप्लीटली कंज्यूम होता है, वही डिसाइड करेगा कि दूसरा रिएक्टेंट कितना रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा। समझ में आया? ठीक है भाई, तो उसके बाद अपन कैलकुलेट कर देंगे। हाँ, लेकिन अगर वो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन टाइप रिएक्शन होता तो उसमें एक दो बार में बताने के बाद फिर नहीं बताऊंगा रिएक्शन एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन में क्या प्रोडक्ट बनते हैं, तो सबको पता है सॉल्ट और वाटर बनाओ, और वो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन तो पता होना चाहिए। तो इस टाइप के केमिकल रिएक्शन में मैं एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन के रिएक्शन ले सकता हूँ। कैसे? जैसे अपन ने लिखा हुआ है, we calculate the E chain present in the solution when this and this is mixed। तो मैंने दूसरा एग्जांपल ले लिया, ये दोनों मिक्स, जब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो बताओ क्या होगा। तो अपन को देखते ही पता चल रहा है, अरे उसमें तो एक एसिड है सर और दूसरा बेस है, वहां तो केमिकल रिएक्शन होना ही चाहिए। हाउ कैन यू कीप एसिड और बेस इन अ सेम सोल्यूशन? भाई इससे पहले अपन ने कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया आपको जिसमें एसिड और बेस था, या तो मिक्सचर ऑफ एसिड थे या फिर मिक्सचर ऑफ बेसिस थे, वो मैंने आपको बताया। अब अपन कहेंगे इस पर तो आपने एसिड और बेस दोनों ही दिए हुए, तो अपन क्या लिखेंगे? पहले तो मैं कर लेता हूं क्या, मिलीमोल्स ऑफ HCl। यहां भी अपन ऐसे लिख सकते थे जैसे मैंने रिएक्शन में लिख दिया था, मिलीमोल्स ऑफ HCl 50 दैट इज 30 into 0.1 3 मिलीमोल्स ऑफ NaOH कितना? 20 into 0.2 4। रिएक्शन लिख लेते हैं। रिएक्शन लिखूंगा तो HCl जब NaOH से रिएक्ट करता है तो NaCl बनाता है और वाटर बनाता है, ये बन जाएगा। इसके मिलीमोल्स कितने हैं प्रेजेंट? इसके 3 है, इसके 4 है, ये तो अभी बनेगा जब ये रिएक्ट करेंगे। लिमिटिंग एजेंट इज HCl, क्योंकि इसका 1 मिलीमोल इसके 1 मिलीमोल से रिएक्ट करेगा तो 3 इसका 3 से रिएक्ट करेगा, तो NaOH बच गया एक्सेस में। तो मिलीमोल्स आफ्टर रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन तो अपन क्या करेंगे, ये तो 0 हो जाएगा, ये 4 - 3 हो जाएगा, तो 1 बच गया। ये कितना बनेगा? तो अपन कहेंगे ये डिसाइड करेगा कौन कितना रिएक्ट करेगा, कौन कितना बनेगा। इसका 1 मिलीमोल इसका 1 मिलीमोल देता, अगर इसका 1 मोल रिएक्ट करता है तो इसका 1 मोल बनेगा, अगर इसका 1 मिलीमोल रिएक्ट करेगा तो इसका 1 मिलीमोल, अगर इसका 3 मोल मिलीमोल रिएक्ट करेगा तो इसका 3 मिलीमोल्स बनेगा, वो वाटर है। ठीक है, अब आपने कहा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच आइंस बताना है मुझे, तो ठीक है भाई सोल्यूशन में देख लेता हूँ किसके कितना कॉन्सेंट्रेशन। मेरे पास इन रिजल्टिंग सोल्यूशन मिलीमोल्स ऑफ NaOH is equal to 1, millimoles of NaCl is equal to 3।
तो ठीक है, कंसंट्रेशन आ गया। टोटल वॉल्यूम तो पता है ना अपने 50 का, देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ Na पॉजिटिव। ठीक है, इससे 1 आएगा, इससे 3 आएगा और डिवाइड बाय 50 करूंगा। OH माइनस साइन जो बच गया, क्योंकि NaOH में होगा ना OH माइनस साइन, तो फिर लिखेंगे 1 बाय, क्योंकि वो सिर्फ NaOH से आएगा। इसमें मुझे लिखने की जरूरत है 1 किससे आया, NaOH से, 3 किससे आया, NaCl से, Na पॉजिटिव। ये आ जाएगा अपने पास 1/50। और Cl माइनस साइन कितना होगा तो बता देंगे भाई, Cl माइनस साइन तो NaCl से आएगा, उसके 3 मिलीमोल्स है और डिवाइड बाय 50 टोटल वॉल्यूम। ये लो भाई, डिफरेंट आइंस के कंसंट्रेशन आ गया। तो ये डिफरेंट आइंस की कंसंट्रेशन है आपके पास, राइट। कंसंट्रेशन में अभी अपन पूरा केमिस्ट्री में डील करेंगे मोस्टली विद मोलैरिटी, इसलिए अपन को मोलैरिटी में थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। और कंसंट्रेशन से जितना अपन को क्लियरिटी होगा, भाई सारे सॉल्यूशंस में कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी ही तो होगा, इसलिए अपन को सभी सॉल्यूशन में कितना टाइप से आप मुझसे पूछ सकते हो वो सारी चीजें अपन को पता होनी चाहिए, उससे अपने क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ये अपने पास गिवन है द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशंस। दैट इज ऑल फॉर टुडे। अभी आप क्या करोगे, वापस सारा होमवर्क चेक करोगे और राइट सारा का सारा जो होमवर्क आपके पास है वो आप डिस्कस करोगे। जो बच्चे बैकअप क्लास अटेंड कर रहे हैं उन्होंने इंट्रोडक्शन और केमिस्ट्री भी सॉल्व करना है। बैकअप क्लास में उसकी डाउट क्लास भी होगी, उसी का क्वेश्चंस भी डिस्कस होगा। सर आपको होमवर्क देंगे और आप उसको बैकअप क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो आज अपन इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसको, राइट। मोस्ट प्रोबब्ली अपन ये नेक्स्ट क्लास में खत्म करके नॉर्मलिटी और मोलैरिटी कर लेंगे, मोलैरिटी कर लेंगे। दैट्स ऑल। Thank you so much. Thank you, sir.